आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की दिशा और दशा को अगर कोई चीज़ निर्धारित कर सकती है तो वो योग ही है। सिर्फ मैंने मंडूक आसन करने से, वक्रासन 2 आसन करने से, बिना दवा आदाब। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़बिया खान। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कब्रस में गर्मजोशी से इस्तकबाल। आज वो सदर निकोस के साथ तिजारत, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर करेंगे आला सतही बातचीत। निकोसिया टाउन हॉल का भी करेंगे दौरा। भारत कब्रस CEO फोरम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। भारत ने पिछली दहाई में देखी बेमिसाल तरक्की। कब्रस को करार दिया भारत का काबिल एतमाद पार्टनर। कहा दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की हकीकी सलाहियत है, इससे कहीं ज्यादा। मुल्क में मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन आज किया जाएगा जारी। इस बार मरदमशुमारी में ज़ात पात को भी किया गया है शामिल। मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल मीडियम से की जाएगी मरदमशुमारी। गुजरात में आज एक रोज़ा सरकारी सोग। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी की आखिरी रसूम आज राजकोट में की जाएंगी अदा। प्लेन क्रैश में अब तक 80 मुतासरीन के मिलाए गए नमूने। और ईरान ने इसराइली हमलों के दरमियान जंगबंदी मज़ाकरात से किया इनकार। ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने के इसराइली मंसूबे को कर दिया वीटो। जर्मन चांसलर को G7 इजलास में कोई हल निकलने की उम्मीद। खबर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त 3 मुल्कों के दौरे पर साइप्रस में हैं। 2 दहाइयों से ज़्यादा अरसे में किसी हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म का साइप्रस का ये पहला दौरा है। आज राष्ट्रपति भवन में वज़ीर आज़म का रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। इसके बाद वज़ीर आज़म सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ आला सतही बातचीत करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, डिजिटल ताउन और इलाकाई सलामती जैसे अहम शोबे शामिल होंगे। दोनों रहनुमा वसी तर आलमी और इलाकाई उमूर पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा साइप्रस G7 सरबराही इजलास के लिए कनाडा रवानगी से कबल उनके एजाज़ में दिए गए जोहराने के साथ इख्तिताम पजीर होगा। ये दौरा, जिसे यूरोप में हिंदुस्तान की रसाई के लिए एक अहम संग मील समझा जाता है, तवक्को है कि दोनों पुराने शराकतदारों के दरमियान स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कब्रस में CEO फोरम की मीटिंग में शिरकत की। मुलाकात में कब्रस के सदर निकोस भी मौजूद थे। कब्रस के सदर ने अहमदाबाद तैयारा हादसे से मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया। Please accept, on behalf of the people of Cyprus, my heartfelt condolences for the tragic airplane crash. Our prayers are with the families of those who perish and with the people of India. भारत कब्रस CEO मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने गुज़श्ता दहाई में बेमिसाल तरक्की हासिल की है। भारत 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। ये जल्द ही 3री बड़ी आलमी मईशत बन जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत और कब्रस के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत $150 मिलियन है, लेकिन इसमें अब भी बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कारोबार करने में आसानी के साथ साथ भारत में कारोबार करने पर एतमाद का कल्चर पैदा हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि GST के निफाज और कानून में इस्लाहात, मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ रफ्तार तरक्की और तेज़ी से बढ़ते हुए स्टार्टअप्स ने भारत की मईशत को नई रफ्तार दी है। उन्होंने कब्रस स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान ताउन पर खुशी का इजहार किया। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, उस पर भी उतना ही बल दिया है।
आज भारत में स्पष्ट नीति है, उसके साथ साथ स्टेबल पॉलिटी भी है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं। भारत में फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हम $100 बिलियन से अधिक का सालाना निवेश कर रहे हैं। भारत इकोनॉमी और इकोलॉजी के बैलेंस में विश्वास करता है और उस पर हम प्रतिबद्ध हैं। एक क्लीन और ग्रीन फ्यूचर का रास्ता बना रहा है। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन शिपिंग के विकास और 2030 तक रेलवे को 100% कार्बन न्यूट्रल बनाने को और तेजी से काम कर रहे हैं। एआई मिशन, क्वांटम मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, क्रिटिकल मिनरल मिशन, न्यूक्लियर पावर मिशन हमारी ग्रोथ इंजन के नए इंजन बन रहे हैं। मुझे ये जानकर खुशी है कि साइप्रस की स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई ने मेरे होम स्टेट गुजरात में गिफ्ट सिटी में सहयोग पर सहमति बनाई है। पीएम मोदी के कब्रस के दौरे से वहां रहने वाले भारतीय कम्युनिटी में काफ़ी जोशो खरोश है। भारत कब्रस सीईओ मीटिंग में शिरकत करने वाले ताजिर अभय प्रभु ने कहा कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत कब्रस तिजारती ताल्लुकात को नई तक़वियत देगा। जब मोदी जी खुद इसको समर्थन देते हैं इंडिया और साइप्रस के संबंधों को, जब मोदी जी खुद आके यहाँ पे आके हमको प्रोत्साहित करते हैं यहाँ के लोगों को, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हमारी जो संबंध है इंडिया और हेलेनिक वर्ल्ड कहते हैं ग्रीस और साइप्रस को, जो हमारे संबंध है वो हज़ारों साल पुराने हैं, ये ऐसे नए संबंध नहीं हैं। और जब व्यापार को सरकार प्रोत्साहित करती है तो व्यापार तो ज़रूर बढ़ेगा, कल्चरल एक्सचेंजेस भी ज़रूर बढ़ेंगे। बिजनेसमैन संजय तुगनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया को डिजिटल जमहूरियत दी है। ये जो राउंड टेबल था, बिजनेस राउंड टेबल था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड टेबल था और बहुत ही बढ़िया तरह से ऑर्गेनाइज़ किया था इतने शॉर्ट नोटिस में। अगर आप देखिए तो ग्रीक और साइप्रस के जो लोग हैं उन्होंने वर्ल्ड को डेमोक्रेसी दी है, बट मोदी जी ने वर्ल्ड को डिजिटल डेमोक्रेसी दी है, तो वो बहुत ही अहमियत रखता है। कब्रस में रहने वाले एनआरआईज ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि वो वज़ीर आज़म मोदी से मिलकर बहुत खुश हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरे को काबिल फ़ख्र लम्हा करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई अभी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उनको देख करके, उनसे बात करके, मोदी साहब से बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने एकदम उत्साह भर दिया हम सबके अंदर। साइप्रस में आए, उन्होंने जो आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था जो यहाँ आए, और हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और एक मोदी जी हमारे आइडल एकदम लीडर हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय पूरे विश्व में बहुत गर्व से कहीं भी रह सकते हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने वाले हमारे मोदी जी हमारे भारत की शान हैं, हमारी
आन है, शान है, हमें उन पर गर्व है। हम लोग बहुत प्राउड हैं। आई मीन स्पेशली बाहर रहने वाले इंडियन लोग फील कर सकते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है अभी, प्योरली मोदी जी की वजह से। साइप्रस का जो लोकेशन है आज के डेट में जियोपॉलिटिकली, और यहाँ पे शिपिंग और जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी का जो हब बनने वाला है, तो ये साइप्रस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जैसे विशाल देश के साथ वो जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं, भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहता है और यहाँ पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, लिमासोल, साइप्रस। कब्रस में नाका पहुंचने पर वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कब्रस के वज़ीर ख़ारजा कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मुलाकात की। इस खुशगवार मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। वज़ीर ख़ारजा ने एतमाद का इजहार किया कि वज़ीर आज़म का कब्रस का दौरा भारत और कब्रस के तवील मुद्दती बाहिमा ताल्लुक़ात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा और भारत यूरोपीय यूनियन शराकत दारी को भी मज़ीद मजबूत करेगा। वज़ीर-ए-आज़म कब्रस का दौरा मुकम्मल करने के बाद आज कनाडा रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म यहाँ G7 सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। इस सरबराह इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की ये लगातार छठी शिरकत होगी। वज़ीर-ए-आज़म G7 ममालिक समेत मौजूद ममालिक के रहनुमाओं और आलमी तंजीमों के आला हुक्काम से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वहाँ कई दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। मुल्क में मरदमशुमारी कराने का नोटिफिकेशन आज सरकारी गज़ट में शाया किया जाएगा। इस मरदमशुमारी में ज़ात को भी शुमार किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इतवार को मुल्क में होने वाली इस मरदमशुमारी की तैयारियों का जायज़ा लिया। नई दिल्ली में मुनक़िदा इस जायज़ा मीटिंग में मरकज़ी दाखिला सेक्रेटरी, रजिस्ट्रार जनरल, मरदमशुमारी कमिश्नर और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि मरदमशुमारी दो मरहलों में की जाएगी, जिसमें पहले मरहले में घरों की फहरिस्त और घरों की गिनती की जाएगी। इसमें हर ख़ानदान की रिहायशी हैसियत, जायदाद और सहूलियात के बारे में मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। इसके बाद दूसरे मरहले में मरदमशुमारी में हर घर में रहने वाले हर फर्द की आबादियाती, समाजी, इक़्तिसादी, सकाफ़ती और दीगर मालूमात इकट्ठी की जाएंगी। फील्ड में घर घर मरदमशुमारी के लिए 34 लाख सर्वेयर्स और सुपरवाइज़र्स मुकर्रर किए जाएंगे जो फील्ड से डेटा इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा 1,30,000 मरदमशुमारी अफसरान को तैनात किया जाएगा। ये तमाम मुलाजमीन फील्ड सर्वे से मरदमशुमारी तक के लिए उसका मुकम्मल डेटा बनाने का काम करेंगे। मरदमशुमारी का अमल शुरू होने के बाद से ये 16वीं और मुल्क की आज़ादी के बाद से 8वीं मरदमशुमारी है। मरदमशुमारी से मुताल्लिक़ तमाम डेटा की राजदारी और हिफाजत के लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए जाएंगे। गुजरात के साबिक़ वज़ीर आला विजय रूपानी की आखिरी रसूमात आज सरकारी एजाज़ के साथ राजकोट में अदा की जाएंगी। विजय रूपानी का नाम उन 241 लोगों की फहरिस्त में भी था जो 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाते हुए एयर इंडिया के तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। मालूमात देते हुए गुजरात हुकूमत के वज़ीर ऋषिकेश पटेल ने कहा कि विजय रूपानी के DNA नमूने के ज़रिए उनकी लाश की शनाख्त के बाद उनके ख़ानदान को मुत्तला कर दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह विजय रूपानी की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। गुजरात में आज एक रोज़ा सरकारी शोक का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मिश्रा ने इतवार को अहमदाबाद में तैयारा हादसे की जगह का दौरा किया और तमाम मालूमात इकट्ठी की। उन्होंने ज़ख्मियों से मुलाकात की और गांधीनगर में फॉरेंसिक लैब का भी दौरा किया जो तहकीकात का काम आगे बढ़ा रही है। इसी दौरान मरने वालों की शनाख्त का काम भी जारी है। अब तक 80 मरने वालों के DNA के नमूने मिलाए जा चुके हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे में अब तक 80 मरने वालों के DNA के नमूने मिलाए जा चुके हैं। इनमें से 41 लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। 250 लवाहिकीन के खून के नमूने लिए गए जिनमें DNA मैचिंग के बाद 27 लाशें हवाले की गईं। इसके साथ ही 8 लाशें जिनकी जिस्मानी तौर पर शनाख्त की गई थी को भी लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। रियासती हुकूमत मुतासरा ख़ानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। तैयारा हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में लवाहिकीन की मदद के लिए वसी इंतजामात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मिश्रा ने इतवार को अहमदाबाद में हवाई जहाज़ के हादसे की जगह का दौरा किया जहां एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल ने उन्हें वाक़े के बारे में आगाह किया।
डॉक्टर पीके मिश्रा ने तैयारा हादसे में जख्मी होने वाले लोगों से मिलने के लिए सिविल अस्पताल का भी दौरा किया। पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गांधीनगर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का दौरा किया, जहां अहमदाबाद तैयारा हादसे के मुतासरीन की शनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। ये टेस्ट उन लोगों की शनाख्त की तस्दीक के लिए अहम है जो जान से हाथ धो बैठे हैं और जिनके बाद मरने वालों की लाशें उनके अहले खाना के हवाले कर दी जाती हैं। इसी बिल्डिंग में डीएनए की टेस्टिंग चल रही है। उन लोगों का डीएनए जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं, जो उनका पार्थिव शरीर है, चूँकि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था जिसके कारण जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो काफ़ी हद तक झुलस चुका है। इस कारण से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करने में और उसके बाद उनका प्रोफाइल मैच करने में। फिलहाल कई डीएनए सैंपल्स मैच हो चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैच कराया जा रहा है। उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है। डॉक्टर और पैरामेडिक्स अस्पताल में डीएनए टेस्ट और लाश की शनाख्त के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक लाश को ऐसे कुनबों के हवाले किया जा रहा है जिन्होंने डीएनए मैचिंग के लिए खून के नमूने दिए हैं। अहमदाबाद से मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में कल अंद्रानी नदी पर एक पुराना पुल टूटने और वो तुगयानी पर आई हुई नदी में गिरने से कम 4 अफराद की मौत हो गई है। कई लोग अब भी लापता हैं। अब तक 4 लाशें निकाली जा चुकी हैं और कई लोग ज़ख्मी हैं। एक खुसूसी टीम लापता अफराद की तलाश कर रही है। अब तक 51 अफराद को बचा लिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बारिश से आवाम को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। शुमाली हिंदुस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में कमी की वजह से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। साहिली कर्नाटक के कोंकण गांव में आज भारी से बहुत भारी बारिश की तवक्को है। इन मकामात पर शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा केरला, तमिलनाडु, जनूबी आंध्रानी, कर्नाटक, वस्ती महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में गरज चमक के साथ तूफ़ानी बारिश का इम्कान है। इन रियासतों के कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में अगले 7 दिनों में भारी से भारी बारिश की वार्निंग दी गई है। शुमाली मगरबी हिंदुस्तान की कई रियासतों में बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन रियासतों के कई इलाकों में बारिश और तेज़ हवाओं के साथ गरज चमक का इम्कान है। इन रियासतों के कुछ इलाकों में 30 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ईरान में भारतीय सिफारत खाना इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े की मुसलसल निगरानी कर रहा है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, तेहरान में भारतीय सिफारत खाना सिक्योरिटी की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए है और ईरान में भारतीय तलबा के साथ राब्ते में है ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। कुछ मामलात में तलबा को सिफारत खाने की मदद से ईरान के अंदर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दीगर मुमकिन ऑप्शंस पर भी गौर किया जा रहा है। मज़ीद मालूमात बाद में दी जाएंगी। इसके अलावा सिफारत खाना फलाह बहबूद और सिक्योरिटी के हवाले से कम्यूनिटी लीडरों से राब्ते में है। इस दौरान इसराइल और ईरान ने कल भी एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी रखा है, जिसमें मुतादद अफराद के मारे जाने की इत्तलात हैं। ईरान में इसराइली हमलों में कम से कम 406 अफराद हलाक और 654 ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली और ईरानी फ़ौजों ने दोनों तरफ के शहरियों पर जोर दिया कि वो मज़ीद हमलों से मोहतात रहें। दरियासना ईरान ने सालिस, कतर और अम्मान से कहा है कि वो इसराइली हमले के दौरान अमेरिका के साथ जंगबंदी पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के इस मंसूबे को वीटो कर दिया है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई को कत्ल करने की साजिश रची गई थी। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा।
जायजा लेते हैं दिल्ली से शाया उर्दू रोजनामों का। इब्तिदा करेंगे राष्ट्रीय सहारा से, जिसने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के पहले मरहले में कब्रस पहुंचे। ये दौरा हिंद कब्रस ताल्लुकात खासतौर पर तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों के लिए अहम साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी। दूसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसा, 7 लोगों की मौत, जांच का हुक्म। तीसरी अहम खबर की सुर्खी इस तरह है। ईरान में इसराइली हमले के सबब गैस रिफाइनरी में धमाके। वहीं रोजनामा सहाफत ने अपनी अहम खबर की सुर्खी इस तरह बनाई है। ईरान में हिंदुस्तानी शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। इसराइल ईरान के दरमियान जारी जंग के दरमियान ईरान में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाने ने हिंदुस्तानी शहरियों के लिए इतवार को एडवाइज़री जारी करके हिंदुस्तानी शहरियों से कहा कि घबराएं नहीं, मोहतात रहें और ईरान की राजधानी तेहरान में वाक़ हिंदुस्तानी सफारत खाने के राब्ते में रहें। तो नाज़रीन, ये था उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। इसी के साथ चलेंगे खेल के मैदान और देखते हैं मुख्तसर खबरें खेल से मुताल्लिक़। कानपुर में मुनक़िदा 27वीं नेशनल ड्रीफ सीनियर रेसलिंग एंड कराटे चैम्पियनशिप की इख्तितामी तकरीब में डॉक्टर संदीप पांडे, विपिन कौशक, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट सरबराह विपिन परमार, अंशु ठाकुर, हिमांशु तिवारी, सौरभ श्रीवास्तव और डॉक्टर अभिषेक वाजपेयी मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस मुकाबले की मेज़बानी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ द ड्रीफ ने की थी। पॉइंट्स टेबल पर महाराष्ट्र 54 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त रहा, जबकि हरियाणा ने 43 पॉइंट्स के साथ दूसरा मकाम हासिल किया। राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने बितरतीब तीसरा और चौथा मकाम हासिल किया। और आईसीसी ने वनडे क्रिकेट में 2 नई गेंदों और कनेक्शन T20 प्रोटोकॉल के उसूल में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। ये नए कवानीन 17 जून से टेस्ट, 2 जुलाई से वनडे और 10 जुलाई से T20 इंटरनेशनल में लागू होंगे। अब तक मर्दों के वनडे मैचों में एक इनिंग्स में 2 नई गेंदों का इस्तेमाल किया जाता था। नए उसूल के मुताबिक इनिंग्स में 34 ओवर्स तक दोनों सिरों से नई गेंदों का इस्तेमाल जारी रहेगा। इसके बाद 35वें ओवर से 50वें ओवर तक बॉलिंग टीम 2 गेंदों में से एक का इंतखाब करेगी और उसे दोनों सिरों से इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा आईसीसी ने कनेक्शन के मुतबादल में शफाफियत के लिए सख्त कवानीन बनाए हैं। अब से किसी खिलाड़ी के सर पर चोट लगने की सूरत में मुतबादिल खिलाड़ी को नामों के पहले से तयशुदा फहरिस्त की बुनियाद पर इजाज़त दी जाएगी। कैच पकड़ने के कवानीन में भी तब्दीली की गई है। अब गेंद को पकड़ने के लिए बाउंड्री से बाहर छलांग लगाने और फिर दोबारा मैदान में आने की इजाज़त नहीं होगी। आर्मन डुप्लाइट्स ने 12वें बार मर्दों के पूल वॉल्ट का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्टॉकहोम में मुनक़िदा डायमंड लीग में डुप्लाइट्स ने 6.28 मीटर छलांग लगाई। ये रिकॉर्ड ख़ास था क्योंकि ये पहला मौका था जब डुप्लाइट्स ने अपने मुल्क स्वीडन में अपना रिकॉर्ड और बेहतर किया। और वहीं बैनुल-अक़वामी यौम योग 21 जून को मनाया जाता है। योगा डे मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को अपनी ज़िंदगी में योगा को अपनाने की तरगीब देना है। आइए योगा के ज़रिए ज़िंदगी को सेहतमंद और बीमारों से पाक बनाएं। योगा की बहुत सी किस्में हैं, जिनमें प्राणायाम भी योगा का एक अहम हिस्सा है। कपालभाति प्राणायाम की बाकायदा मश्क सेहत के बहुत से फ़वाइद फराहम करती है। आइए योगा सूत्र में जानते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे करें। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और ऐसे में अगर आप और हम आसन न करें, प्राणायाम न करें, ध्यान न करें, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव बन के रह जाएगा। इसलिए हमें जीवन में योग को अपनाना है। प्राणायाम श्रृंखला में आज हम सीख रहे हैं एक ऐसा प्राणायाम जो बहुत ही प्रचलित है, जिसका नाम सभी ने सुना है और ये हमारे कपाल को दमकाने का कार्य करता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुणा, इसका नाम ही है कपाल भाती। आसन सिद्ध करके बैठेंगे, हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे। नासिका से सांस भरना है, नासिका से ही छोड़ना है, बट फोर्सफुल एक्सलेशन करना है। 2 एक्सलेशंस के बीच में आप श्वास जो भर रहे हैं उसका पता आपको भी ना चले। ये कपालभाति की सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो सबको याद रखनी है। यानी ये नहीं होगा, सिर्फ एक्सलेशन का पता लगना चाहिए। जब आप फोर्सफुल एक्सलेशन करेंगे तो हर एक्सलेशन में आपका पेट संकुचित होगा। कपालभाति एक नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है।
कपालभाति आपके सारे मल को बाहर निकालता है। कपालभाति आपके फेफड़ों की शुद्धि करता है। जब तक भीतर का मल नहीं निकलेगा, बाहर की ऑक्सीजन भी भीतर जाकर के काम नहीं कर पाएगी। तो कपालभाति का अभ्यास सभी कर सकते हैं, सिर्फ जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो इसे किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही करें। अपने आसन में बैठेंगे, आंखें बंद। जिस तरह से हमारे पेट का मूवमेंट हो रहा है ऐसे होना चाहिए। पच्चीस एक्सलेशन किया, 25वां एक्सलेशन पूरा बाहर छोड़ दिया, यानी रेचक। होल्ड योर ब्रेथ आउटसाइड, जितनी देर सांस को बाहर रोक सकते हैं रोका, और फिर नया श्वास ले लिया, यानी कंटिन्यूएशन में करते जाते हैं नहीं। 25 एक्सलेशन किए, 25वां पूरा बाहर छोड़ दीजिए। सांस लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक। ये टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। तो रेचक को होल्ड करेंगे, यानी सांस को बाहर बाह्य कुंभक लगाया, यानी ऐसा समझिए बाहर छोड़ दिया और फिर नासिका से सांस भर लिया। 25-25 के 4 राउंड से शुरू कीजिए। बढ़ाते बढ़ाते आप इसके 10 राउंड तक ले जा सकते हैं, पर अति नहीं करनी है। हमारे साथ जुड़े रहें, योगी बने, उपयोगी बने। और अब पेश है मौसम का हाल। यहीं पर खबरनामे का ख़त्म करते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।